याह्या खान ने मिलिट्री एक्शन का ऑर्डर किया ईस्ट पाकिस्तान में, और उसका रीज़न ये था 3 मार्च 1971 का असेंबली सेशन बुलाने का ऑर्डर कैंसिल किया गया, तो अवामी लीग ने प्रोटेस्ट किया और 7 मार्च 1971 को ये ऐलान किया कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर देंगे अगर हमारे हक हुकूक ना दिए गए। व्हाट्सअप गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। मैं हूं जुनैद अली और आप देख रहे हैं जुनैद अली ऑफिशियल। आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के हवाले से कि 1971 से पहले पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ये मुल्क 2 धड़ों में तकसीम हो गया। हमारी कहाँ पे ऐसी गलती थी जिन्होंने हमें दो लख्त कर दिया और हमारे दुश्मनों ने उसका बखूबी खूब जो है वो फ़ायदा उठाया। तो आज बात करने वाले हैं कि ये सब कैसे हुआ, यहाँ के लोगों को इसकी हकीकत के बारे में कैसे पता चला, आज पाकिस्तान की मीडिया इसके बारे में क्या कह रही है और किस तरह से उजागर कर रही है हिस्ट्री को, जो कि हमारे नौजवान नस्ल को बहुत कम पता है। आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के जब एक साथ थे तो बनने वाली पार्टियों की और होने वाले इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन में ऐसा क्या हुआ कि 2 धड़ों में तकसीम हो गया ये पाकिस्तान, और इसके ऊपर जो है वो सीने में खंजर चला के इसके बाजुओं को अलग किया गया। तो आज बात करने वाले हैं कि जिनको हम इल्ज़ाम देते रहे आखिर वही अपने निकले, कि ऐसा क्या वाक़या था कि जिसने हमें इतना ही नफ़रत अमेज़ बना दिया, इतना ही बुरा बना दिया। आज बात करने वाले हैं पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से कि पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहती है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। तारीख। फजले हक, जिन्हें शेर बंगाल भी कहा जाता है, 1916 से 1921 तक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सदर भी रहे। वो 1936 के इलेक्शंस के नतीजे में बनने वाली कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर रहे थे और बंगाल के वज़ीर आज़म की हैसियत से काम कर रहे थे। ये वही कोलिशन थी जिसका हिस्सा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी थी। फजले हक साहब की अपनी सियासी जमात थी जिसका नाम था कृषक प्रजा पार्टी। कृषक प्रजा पार्टी मतलब ज़रई पीपल्स पार्टी। फजले हक साहब ने मुस्लिम लीग का साथ दिया, इसीलिए तो 1946 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग को बंगाल की 117 रिज़र्व मुस्लिम नशिस्तों में से 110 पर कामयाबी हासिल हुई। ये एक बड़ी जीत थी और इस बात का ऐलान भी कि बंगाल पाकिस्तान में शामिल होना चाहता है। लेकिन इस ऐलान का ये मतलब हरगिज़ नहीं था कि पाकिस्तान बनने के बाद बंगाली अपने कल्चर, अपनी ज़ुबान और अपनी सियासत से दस्तबरदार हो जाएंगे। अगरचे मगरबी पाकिस्तान में शायद इसका यही मतलब अखज़ किया गया। इसीलिए तो शेर बंगाल फजले हक ने बहुत जल्द बंगालियों के हुकूक मांगना शुरू कर दिए। बात कुछ ऐसी है कि 1951 में बंगाल में सूबाई इंतखाबात होना तय थे। अगरचे यहाँ सिंध, केपी और पंजाब की असम्बलियों में तकरीबन वक्त पर ही इंतखाबात हुए जिन्हें मुस्लिम लीग ने जीत लिया, लेकिन बंगाल में मुस्लिम लीग की जीत थोड़ी अनसर्टन दिखाई देती थी, लिहाजा वहाँ पर इंतखाबात डिलेइंग टैक्टिक्स का शिकार रहे। और जब मार्च 1954 में इंतखाबात आए तो मुस्लिम लीग की एलीट लीडरशिप के तमाम खदशात दुरुस्त साबित हुए। बंगाली लीडर्स अपनी स्ट्रेटजी तय कर चुके थे। फजले हक ने अपनी नई सियासी जमात बनाई जिसका नाम रखा सरमद कृषक पार्टी, मतलब मजदूर किसान पार्टी। दूसरे बड़े बंगाली लीडर्स जिनमें मौलाना भाषानी, हुसैन शहीद सोहरवर्दी और शेख मुजीबुर रहमान नुमाया हैं, इन सब ने मिलकर ऑल पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग के नाम से एक अलहदा सियासी जमात बना ली, और फिर इन दोनों जमातों ने मिलकर जुगतू फ्रंट के नाम से एक अलायंस बनाया जिसे लीड कर रहे थे शेर बंगाल फजले हक। और 54 के इंतखाबात में जुगतू फ्रंट को मिली 237 में से 223 नशिस्तें, और ये एक ऐसा नतीजा था कि जिसके बाद मगरबी पाकिस्तान में बैठी हुक्मरान लीड को अगले 16 बरस तक इंतखाबात करवाने की हिम्मत नहीं हुई।
جبکہ عام پاکستانیوں کو انتخابات کے حق سے محروم رکھا جنرل ایوب خان کے مارشل لاء نے۔ 1 یونٹ فارمولا اپنی بدترین شکل میں امپوز کر دیا گیا اور اشرافیہ نے خود کو یہ کہہ کر تسلی دے لی کہ وہ بندوق کی نوک پر پاکستان کی نیٹو اقوام کو ان کی شناخت، زبان اور کلچر سے دور رکھ لیں گے۔ لگے ہاتھ ایک ریاستی نیریٹو نیٹیوز پر امپوز کر دیا گیا، 1 نیشن 1 لینگویج 1 کلچر کے نام پر۔ لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ مشرقی پاکستان میں صوبائی خود مختاری کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا تھا اور انہوں نے اپنی کلچرل اور لنگول آئیڈینٹی کی جد و جہد کو اور تیز کر دیا۔ اور آخرکار یہاں کی اشرافیہ یا یوں کہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کو 1969 میں عام انتخابات کا اعلان کرنا ہی پڑا۔ قومی اسمبلی کی 300 میں سے 162 نشستیں بنگال کو دی گئیں ان کی آبادی کے تناسب سے۔ دسمبر 1970 میں ووٹنگ ہوئی اور شیخ مجیب الرحمان کی عوامی مسلم لیگ کو ملیں 162 میں سے 160 سیٹیں۔ بنگالی عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا، لاؤڈ اینڈ کلیئر۔ ان انتخابات میں عوامی لیگ کے علاوہ دوسری بڑی جماعت تھی پاکستان پیپلز پارٹی، جس کو 85 نشستیں حاصل ہوئیں۔ اب اگلا مرحلہ تھا پاکستان کے لیے آئین کی تشکیل۔ تو طے یہ پایا کہ اسمبلیاں اپنے پہلے اجلاس کے بعد 120 دنوں کے اندر نیا کانسٹیٹیوشن بنا لیں گی۔ جنرل یحییٰ خان نے اعلان کیا کہ اسمبلی کا اجلاس 3 مارچ 1971 کو ہوگا۔ لیکن جنرل یحییٰ خان یہ بھی جان چکے تھے کہ اب مشرقی پاکستان میں ہونے والی قانون سازی کو کم از کم یہاں کی اسٹیبلشمنٹ چیلنج نہیں کر سکتی، تو اس کا انہوں نے بہت سیدھا سادہ یا یوں کہیے کہ آزمودہ حل نکالا۔ انہوں نے اجلاس ہی ڈیلے کر دیا اور ذوالفقار علی بھٹو اور شیخ مجیب الرحمان سے بات چیت کرنے کی کوشش کی، اور جب مطلوبہ نتائج نہیں نکلے تو انہوں نے جمہوریت کھیلنا ہی بند کر دیا۔ اس طرح سے مغربی پاکستان نے مشرقی پاکستان کے ووٹ کو عزت نہیں دی اور عوامی لیگ کے 160 میں سے 76 ممبرز کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا۔ جو واقعہ ہوا جس کی وجہ سے بنگلہ دیش قائم ہوا، اس وقت جنرل یحییٰ خان کی حکومت تھی۔ یحییٰ خان نے ملٹری ایکشن کا آرڈر کیا ایسٹ پاکستان میں، اور اس کا ریزن یہ تھا 3 مارچ 1971 کا اسمبلی سیشن بلانے کا آرڈر کینسل کیا گیا، تو عوامی لیگ نے پروٹیسٹ کیا اور 7 مارچ 1971 کو یہ اعلان کیا کہ ہم نان کوآپریشن موومنٹ شروع کر دیں گے اگر ہمارے حقوق نہ دیے گئے۔ جنرل یحییٰ خان نے ان 76 نشستوں پر بائی الیکشنز کا اعلان کر دیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ انف از انف۔ بنگالی اپنی ووٹ کی ایسی تذلیل کے بعد اب کوئی بات سننے کو تیار نہ تھے، اور پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یحییٰ خان نے بنگالیوں کی آواز کو طاقت سے دبانے کی کوشش کی۔ آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا 25 مارچ 1971 میں۔ 16 دسمبر 1971 جب پاکستان 2 لخت ہوا۔ یہ ہماری تاریخ کا ایسا چیپٹر ہے جسے بار بار پڑھنا چاہیے، پڑھانا چاہیے، تاکہ شاید ہم اپنے ماضی سے کچھ سیکھ سکیں۔ نیٹو میڈیا اسی حوالے سے اسی موضوع پر 3 حصوں پر مشتمل اپنا شو نیٹو تاریخ لا رہا ہے۔ کب، کیسے، کہاں، کیا ہوا، کیا ہوتا رہا، دیکھیے اور جانیے نیٹو تاریخ میں۔ اور نیٹو میڈیا کے ٹویٹر ہینڈل کو فالو کرنا مت بھولیے گا۔ ہمارا تو جی یہ تھی ویڈیو، اور بہت ہی کلیئرلی بتا رہی ہیں، اور پاکستان میں نوجوان نسل کو بہت کم اس کی ہسٹری کے بارے میں پتہ ہے، اور جس انداز کے ساتھ انہوں نے ہسٹری کے بارے میں تذکرہ کیا یا بتایا ہمیں، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اور جہاں پہ AK فضل الحق یا سہیل سروردی ان کا ذکر ہے تو ان کا نام ہماری کتابوں کے اندر تو موجود ہے، لیکن ان کی لائف کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ 1940 کے اندر پاکستان بنانے میں ان کا کیا کردار تھا،
1940 के अंदर आम इंतखाबात में इनका क्या किरदार था, और 1940 की जो करारदाद पाकिस्तान में पेश की गई मीनार पाकिस्तान में, जिसकी मैं आपको वीडियो भी दिखा चुका हूँ, वहाँ पे इनका क्या किरदार था। और ये होस्ट कर रहे थे उस कॉन्फ्रेंस को जो कि लाहौर के अंदर मुनक़िल हुई, और इसका मतलब ये था कि करारदाद पाकिस्तान, जिसमें करारदाद पर पेश की गई और उसको पास किया गया कि हम लोग पाकिस्तान बनाने के लिए तहरीक का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को इसके बारे में जानने के लिए बहुत वक्त दरकार है। जितनी लंबी हिस्ट्री है बंगालियों की या पाकिस्तान के साथ, उनका जो दौरे एतवार है वो बहुत लंबा है, और इसको जानने के लिए एक तवील वक्त की ज़रूरत है, जो कि नौजवान नस्ल को बतानी भी चाहिए और हमें अपनी गलतियों से सीखना भी चाहिए। हमारे आने वाले ज़माने के अंदर लोग हमारे साथ क्या रवैया रखें, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और हमने अपनी तारीख़ में हमने अपने लोगों के साथ क्या किया ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो डिफरेंस था ये पाकिस्तान बनने के बाद स्टार्ट नहीं हुआ था, इससे पहले भी ये ही जो है वो डिस्टेंस था हम लोगों में, और इसको जो है वो हम लोगों ने उसी को जारी रखा। उसका ये पेशे पड़ता निकला मंजर कि हमें दो लख्त होना पड़ा, हमें पाकिस्तान के हाथ काटने पड़े, हमें बंगालियों को अलहदा करना पड़ा। इसकी मेन वजह और मेन जो बुनियाद है वो हम लोग ही हैं, क्योंकि अगर हम लोग अपनी गलतियों के दौरान ही कुछ सीख लेते तो शायद आज हम लोग इस चीज़ को बचा सकते थे, लेकिन हम लोगों ने कोशिश नहीं की। अगर वहाँ 1971 को अगर गवर्नमेंट की मुंतकली हो जाती, शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता पाकिस्तान का, तो शायद आज हालात कुछ और होते, और बंगालियों की जो जदोजहद है वो इसी से आगाज़ हो चुका था। आज हमारी गलियों और बाज़ारों के अंदर जब जमहूरियत की बात होती है तो बहुत शर्मिंदगी होती है इस चीज़ की, और कहने की बात सिर्फ यही है कि आज हमारी गलियों में, हमारे चौराहों पे, आज हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं, और उन प्रोटेस्ट के अंदर एक ही नारा जो है वो बुलंद होता है, वोट को इज्जत दो। किस वोट की इज्जत की बात कर रहे हो? उस वोट की इज्जत की जो 1970 के अंदर हम लोगों ने बंगालियों के वोट के साथ किया। आज किस वोट की बात करते हो? और उस वोट की बात करें जो वोट है, जो वोट नहीं है, पीटीआई के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट करती हैं, वोट को इज़्ज़त मांगते हैं, हम लोगों ने किसके वोट की इज़्ज़त दी है? हम लोगों ने आज तक, इतना अरसा हो गया पाकिस्तान बने हुए, आज तक हम लोगों ने किसी के वोट को इज़्ज़त नहीं दी, किसी के प्रोटेस्ट को अहम नहीं समझा। जब भी कोई रियासत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करता, हम लोगों ने उसका गलत मायने निकाला है, उसके ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल किया है। आज हमें सीखना चाहिए कि ताकत के साथ किसी भी तहरीक को दबाया नहीं जा सकता। हमें चाहिए मुज़ाकरात के ज़रिए हर चीज़ का हल है। अगर हम लोग इस तरफ नहीं आएंगे तो हम लोग बहुत देर कर देंगे, और आज भी हमें गलतियों से सीखना चाहिए। किसी भी चीज़ का अगर कोई प्रोटेस्ट होता है उसको बातचीत के ज़रिए हल किया जा सकता है, उसको मिल के हल किया जा सकता है, ना कि ताकत के ज़रिए उसको दबाया जाए। कोई भी तहरीक आज तक दुनिया में कभी भी दबी नहीं है, और जो दबाने की कोशिश की है वो खुद मिट गए हैं। और आज कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो भी हमारी गलतियां हुई हैं, हमें अपनी गलतियों से सबक सीखना चाहिए, और आने वाले ज़माने में अपनी अहमियत को कायम रखने के लिए हमें दूसरों को इज़्ज़त देनी होगी। ये जो दौरे इक़्तिदार चल रहा है, इक़्तिदार की भूख ने कुछ सियासतदानों को इतना लालची कर दिया कि उन्होंने अपने साथ साथ अपने मुल्क की इज़्ज़त को भी गवा बैठे। आज हमें समझना होगा, अगर हम लोगों ने अपने निचले तबके की इज़्ज़त नहीं रखी, अगर हम लोगों ने अपने से नीचे लोगों की इज़्ज़त नहीं दी, तो कल हम भी इज़्ज़त से हाथ धो बैठेंगे और कोई भी हमें इज़्ज़त नहीं देगा। जो लोग हमें इज़्ज़त देते हैं, हमें भी चाहिए कि उनकी इज़्ज़त करें। अगर हम लोग इज़्ज़त ही लेते रहे, कभी इज़्ज़त ना दी, तो एक दिन वो भी सीख जाएंगे कि अपना मकाम कैसे बनाना है, जिस तरह से बांग्लादेश ने बनाया। आज बांग्लादेश साउथ एशिया का टाइगर के तौर पे पहचाना जाता है। बांग्लादेश की इकनॉमी साउथ एशिया में सबसे आगे है, उनकी रेटिंग सबसे अच्छी है, और पुअर जो कि पीपल हैं उनमें भी वो बेस्ट है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया अपने कंट्री की भूख मिटाने के लिए, अपने गरीबों को ऊपर लाने के लिए। उन्होंने निचले तबके की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, नीचे वाले तबके को इज़्ज़त दिया और ऊपर लेके आए हैं। आज बांग्लादेश ऊपर आ गया है। तो
यही वजह है कि जब हम लोग अपनी नीचे वाली सतह को देखते हैं, जब हम लोग अपने नीचे तबके को देखते हैं, तो अगर हम लोग उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, उनको इज्जत देंगे, तो हमारा मुल्क भी आगे बढ़ेगा। इसकी मिसाल सिर्फ बांग्लादेश है। हमें बांग्लादेश से बहुत कुछ सीखना चाहिए जो कि हम लोग नहीं सीख रहे। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।